बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, और ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 11/8/2024 का क्वेश्चन पेपर है। और जैसे आप जानते हैं कि प्रत्येक जिला का अलग अलग क्वेश्चन पेपर था, तो ये सबका मिक्स क्वेश्चन पेपर है। और हो सकता है यह पेपर आपने पहले भी लगाया हो, बट आज इसको एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। और फ्रेंड्स, ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है। आंसर आप कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए कि पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, ये पहुंचाता है जाइलम। कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। और जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसका परिवहन कौन करता है? तो उसका परिवहन फ्लोएम करता है। और फ्लोएम को फूड ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। अब यहाँ पर देखिए, आधुनिक शब्द लगा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, तो आवर्त सारणी का जनक जो है ये मेंडलीव को कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बनता है कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। ठीक है, बट यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये बनाया था किसने? तो हेनरी मोसले ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार तालिका में इन्होंने व्यवस्थित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और सेशन के एंड में आप सभी लोग फ्रेंड्स ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर बताइएगा। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये प्रश्न बड़ा ही बार पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुडी है। यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, प्रश्न इस तरह से पूछता कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता तो ये आपका डोडा बेटा होता। ठीक है ना, डोडा बेटा ये नीलगिरी पहाड़ी की चोटी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताएंगे सभी लोग। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए। और यह करता क्या है कि ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है, ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के आग न लगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। 2023 का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था, चूंकि एग्जाम 2024 में लिया गया था अगस्त महीने में, मैंने आपको अभी बताया भी है। बट अब आपको 2024 वाला याद करके जाना होगा। देखिए, 2024 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, निहोन हिंडाल्को को। ठीक है ना, किसको दिया गया था? एक जापानी संगठन है, संस्था है, निहान हिंडाल्को, इसी को 2024 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। बट यहाँ पर 23 पूछा गया है, तो 23 में किसको दिया गया था? तो ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए नरगिस मोहम्मदी ये ईरान की हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा है। यूरेनियम का अयस्क बताएंगे सभी लोग कि यूरेनियम का अयस्क इसमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यूरेनियम का अयस्क जो है इसमें से पिच ब्लेंड है। कौन सा है? पिच ब्लेंड है यूरेनियम का अयस्क। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पिच ब्लेंड। क्लियर, पिच ब्लेंड ये यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? अच्छा, आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, और देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा
कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में यह निहित है। क्लियर, किस आर्टिकल में है? 352 से 360 में। और संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 18 में है। आपातकाल किस भाग में है? तो भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 में। क्लियर, इतना आप याद रखिएगा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 जो है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है। तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल जो है 20 और 21 है। ठीक है, 20 और 21 है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यह अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लाइसोसोम है और एक राइबोसोम है, बताइए। लाइसोसोम इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, और इसकी खोज डी डुबे ने किया था। अच्छा, राइबोसोम की खोज किसने किया था? राइजोसोम या राइबोसोम, तो याद रखिएगा इसकी खोज जॉर्ज पलाडे ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज पलाडे ने किया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। इसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? जल संरक्षण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से? तो फ्रेंड्स ये धौलावीरा है। धौलावीरा से जो है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है, और ये पड़ता कहाँ पर है? तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा। प्रश्न बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, वेदों की लौटों का नारा इन्होंने दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए देखिएगा, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी, तो गुलामगिरी लिखा है ज्योतिबा फुले ने। ठीक है ना, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया था। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने, और यह गुलामगिरी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। देख सकते हैं ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि पूछा गया है कि बिहार में, तो बिहार में जो है कहाँ पर? पटना में किया गया था। पटना में जो है 1632 में, 1632 में जो है पटना में इन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक फ्रेंड्स, सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए यह सबसे बेस्ट बुक है। फ्रेंड्स इसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट दिया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, और यहाँ पर देखिए 11/8/2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रत्येक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि एक प्रश्न के साथ साथ आपको 3 से 4 प्रश्नों का नॉलेज भी होते चलेगा। और इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में हो जाएगा। पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर सबका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दूसरा मैं आपको यहाँ पर पेपर दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका 7/8/2024 का क्वेश्चन पेपर है, और आप देखिए कितना बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा तरीका से यहाँ पर एक्सप्लेन करके सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया बुक है फ्रेंड्स, इसको आप जल्द परचेज कर लीजिए,
ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या आपके नियरेस्ट बुक स्टॉल पर भी यह अवेलेबल है। प्रैक्टिस बुक के अलावा चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड भी आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण स्टडी गाइड भी आता है चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए। आप इसको परचेज करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होता है। रेड डाटा बुक बताइएगा। रेड डाटा बुक, देखिए रेड डाटा बुक जो है यह कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये करती है IUCN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है IUCN का, तो याद रखना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बात यूनेस्को की भी आ रही है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर याद रखिएगा पेरिस में है, WWF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। और UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है ये नैरोबी में है। चलिए उसके बाद देखिए, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, बताइए 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में जो है डाइन पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 10 के पावर 5 होता है। ठीक है ना, 10 के पावर 5 होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर बताइए। तो फ्रेंड्स कौन थे ये, CD देशमुख थे। कौन थे, CD देशमुख थे, याद रखिएगा। अच्छा वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि RBI के गवर्नर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो फ्रेंड्स ये संजय मल्होत्रा हैं अभी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बल्ब का फिलामेंट, तो फ्रेंड्स बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका गलनांक उच्च होता है और यह उष्मा और जंग को सहन कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न बनता है कि विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम का। चलिए उसके बाद देखिए, IUPAC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, बाकी 2 ऑप्शन आपको आगे मिल जाएंगे। इसी में आंसर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता है IUPAC का फुल फॉर्म। ठीक है, इसका स्थापना 1919 में रसायन विज्ञान की उन्नति के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। देखिए बाकी ऑप्शन यहाँ पर थे। देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है, ध्यान रखिएगा विद्युत धारा का। क्लियर। अच्छा यहाँ पर आप वोल्ट देख रहे हैं, वोल्ट। वोल्ट जो होता है ये विद्युत विभव की SI यूनिट होती है और ओम प्रतिरोध का होता है, और ये जो वाट है ये पावर का होता है, शक्ति का होता है। ठीक है, देखिए बुझा हुआ चूना जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है आपका COOH का होल 2, यानी कि इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बिन बुझा हुआ चूना अगर पूछता तो CaO होता। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वासुकीनाथ झा को, दरअसल देखिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था 2023 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में ही इनको प्रदान किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि ये करंट का क्वेश्चन है, और इनको दिया गया था मैथिली के लिए, मैथिली के लिए। ठीक है, अब आपको 2024 वाला भी याद करके जाना होगा। देखिए 2024 में पहले आपको मैथिली का बता देता हूँ। 2024 में मैथिली के लिए दिया गया है महेंद्र मलंगिया को। किनको दिया गया है, तो महेंद्र मलंगिया को मैथिली के लिए। ठीक है, याद रखिएगा 2024 में। अच्छा हिंदी में किसको दिया गया है, गगन गिल को दिया गया है, गगन गिल को हिंदी में दिया गया है। ठीक है, और संस्कृत में किसको दिया गया है, दीपक कुमार शर्मा को। ठीक है, चलिए बिहार में महिला साक्षरता दर पूछा गया है, कितना है बिहार में महिला साक्षरता दर। तो फ्रेंड्स देखिए बात करते हैं बिहार में महिला साक्षरता दर की।
तो ये आपका 51.5% है। ठीक है, इसको डायरेक्टली आप याद रखिएगा, 51.5%। चलिए, और सबसे ज़्यादा अगर पूछता कि महिला साक्षरता दर किस जिला में है, तो याद रखिएगा रोहतास में है। रोहतास में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, पुरुष साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है, और महिला साक्षरता दर भी रोहतास में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मांझर कुंड जो है ये कहाँ पर स्थित है। मांझर कुंड, तो देखिए मांझर कुंड जो है ना, ये आपका एक जलप्रपात है और ये रोहतास जिले के सासाराम के पास कैमूर रेंज में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह काव नदी पर, किस नदी पर, तो काव नदी है एक, वहीं पर यह एक झरना और खंडित प्रकार का जलप्रपात है, तो ये रोहतास हो जाएगा। अच्छा, एक तेलहर कुंड है, एक क्या है, तेलहर कुंड है। तो अगर तेलहर कुंड पूछता तो कहाँ पर बताएंगे, तेलहर कुंड जो है ये कैमूर में है। कहाँ पर है तेलहर कुंड, तो ये कैमूर में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए अब जिला पूछा गया, वैसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछता तो अरुणाचल प्रदेश होता, बट यहाँ पर जिला पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जिला कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए जिला जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, ये दिबांग घाटी का अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है ना, दिबांग घाटी में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइएगा। तो फ्रेंड्स कहाँ पर हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, सिंगापुर में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये बिहार के सासाराम में है, और यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला, अगर पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में वह किस कला का नमूना है, तो आपको याद रखना है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक है, तो सासाराम बिहार। उसके बाद देखिएगा कि जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे, जनहित याचिका जिसको कि हम लोग पील बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है ना, ये आपका कौन थे, तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, PN भगवती थे, और एक और नाम याद रखिएगा VR कृष्ण अय्यर। ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ VR कृष्ण अय्यर। ठीक है ना, कृष्ण अय्यर। तो यहाँ पर देखिए PN भगवती का नाम दिया गया है, बट आपको BR कृष्ण अय्यर का भी दोनों लोगों का नाम याद रखना है। ठीक है ना, इन्हीं को जो है भारत में पील की यानी कि जो जनहित याचिका है अवधारणा का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, चलिए, और जो जनहित याचिका थी इसकी अवधारणा 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई थी। देखिए ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है और बाकी नीचे 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। देखिए एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका ग्रीनपीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। 1971 में जो है कनाडा में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसकी स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका बाकी 2 ऑप्शन है। 29 नंबर है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट, बताइए यहाँ पर क्या होगा। एज हंग्री एज, मतलब बोलते हैं ना किसके जैसा भूखा है, तो हम लोग सीधे बोल देते हैं एज हंग्री एज ओल्फ, भेड़िए जैसा। ठीक है ना, देखिए द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज, बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 में, 6 अप्रैल 1930 को। आपको याद है ना कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने डांडी मार्च किया था साबरमती आश्रम से। ठीक है ना, और फिर 6 अप्रैल को ये डांडी पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को, और सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ करके, ठीक है ना, इन्होंने जो है नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा, और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और ये जो आपका डांडी मार्च है, पूछा जाता है कि कितने अनुयायियों के साथ इन्होंने किया था, तो याद रखिएगा 78, ये संख्या आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में। ठीक है, भारत छोड़ो 1942 में। चलिए उसके बाद देखिए चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। अच्छा प्रश्न था, ये पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड्स 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अगर चंद्रयान 1 पूछता
तो 2009 में उसको लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 को 2019 में और चंद्रयान 3 को 2023 में। चलिए, दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन में कौन सा वचन है? तो देखिए, दर्शन सदैव जो है बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? महान है जो पुरुष, अर्थात कर्मधारय समास है। ठीक है, देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक है, टू लेट द, खाली स्थान दिया गया, आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। टू लेट द, ये सेंटेंस है आपका, टू लेट द, खाली स्थान है, आउट ऑफ द बैग। बताइए, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि रहस्य खोल देना, एक तरह का इडियम फ्रेज। हाँ, यहाँ पर देखिए इडियम दिया भी गया है, तो कैट होगा। अत्याचार का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो अत्याचार का होगा अति जोड़ आचार, तो अति जोड़ आचार ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइए, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए, संधि कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्द मिल करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उनको समास कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अनुपम मिश्र का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखना है, इनका जन्म जो हुआ था 1948 में हुआ था, महाराष्ट्र के वर्धा में। ठीक है ना, अनुपम मिश्र का जन्म। ठीक है, और यह एक जल संरक्षणवादी थे जिन्होंने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और पारंपरिक वर्षा जल के संचयन के तकनीक को बढ़ावा देने पर काम किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, गुरु नानक जो थे ये सिखों के पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक भी थे, और इनका जन्म जो है तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहब, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं तलवंडी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1469 में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। प्रश्न क्या कह रहा है कि ड्रोन्स, अब यहाँ पर देखिए, ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर ऑफ, सॉरी, हाँ, मेल जेंडर ऑफ। बताइए, ड्रोन्स जो है ये मेल जेंडर किसका है? तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ड्रोन मेल जेंडर है बी का, यानी कि मधुमक्खी का। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स देखिए, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, इनका जन्म लुम्बिनी में कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी। ठीक है ना, पहला इन्होंने जो अपना वचन दिया था, पहला अपना प्रवचन इन्होंने जो दिया था, वो उपदेश जो था उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। चलिए, देखिएगा कि बिहार का सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? सिल्क सिटी, तो ये भागलपुर को कहा जाता है। ठीक है, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भागलपुर टसर रेशम के लिए, तसर रेशम के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो 22 जनवरी 1905 को जो घटना हुई थी ना, ये घटना हुई थी, किस नाम से इसको जाना जाता है? तो खूनी रविवार के नाम से, खूनी रविवार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, खूनी रविवार के नाम से, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद देखिए, जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर जो है सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 712 ईस्वी में मीर कासिम ने जो है लागू किया था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने, तो मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था जजिया कर को। ठीक है ना, बाद में अकबर ने भी जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था, आपको याद है, औरंगजेब ने पुनः इसको लागू किया था। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? खारे पानी की झील इसमें से कौन सी है? तो देखिए, खारे पानी की जो इसमें झील है ये पैंगोंग सो है। ये पैंगोंग सो कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये लद्दाख में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है ना, लोकटक मणिपुर में पड़ता है। ठीक है ना, यह आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और कोलेरू झील जो है ये कहाँ पर पड़ता है? कोलेरू आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकम के रचनाकार, तो मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है, याद रखिएगा, शूद्रक की। ठीक है ना, शूद्रक की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो है शूद्रक जो है, इसमें शूद्रक की जो रचना मृच्छकटिकम है, इसमें एक ब्राह्मण व्यापार
जो व्यापारी थे चारुदत्त और एक जो कन्या थी वसंत सेना, उन्हीं की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है ना, याद रखिएगा चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम गाथा का वर्णन जो है किसमें है, तो मृच्छकटिकम में, और ये रचना शूद्रक की है। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, जीवित कोशिका की खोज जो है किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। अच्छा, कोशिका की खोज अगर पूछता तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। आई एम लिविंग टू नाइट किस टेंस का ये उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है, क्योंकि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इसमें इज एम आर होता है, इज एम आर होता है, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आई, फिर देखिए इज एम आर लगा हुआ है, वर्ब का चौथा रूप है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ, सीधे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, 15 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो रामविलास शर्मा ने 1970 में जो है निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। ठीक है ना, निराला की साहित्य साधना के लिए। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो फ्रेंड्स कौन थी बताएंगे, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये लीला सेठ थी। ठीक है, कौन थी, लीला सेठ थी, उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया था दिल्ली उच्च न्यायालय में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो फ्रेंड्स यह लगभग 4.5 टन उच्च श्रेणी के कोयले के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, ऑप्टिकल फाइबर के, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में। नरेंद्र कपानी का नाम याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, जिस प्रकार से वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है उसी प्रकार से कीट विज्ञान कीड़े से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट, तो फ्रेंड्स ये आपका होता है जैविक उर्वरक। ठीक है ना, वर्मी कंपोस्ट क्या है, जैविक उर्वरक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 56 का करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 10% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 का देख लीजिए, 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 रुपया। चलिए जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द बताना है, जो अच्छा बोलता है उसको क्या बोलेंगे, सुवक्ता बोलते हैं। ठीक है ना, उसको सुवक्ता बोलते हैं। जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत अधिक बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है, फुर्तीला कैसे सही से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो फुर्तीला जो है ये वाला आपका सही दिया गया है, फुर्तीला। ठीक है ना, इस तरह से फुर्तीला लिखा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो आंसर आएगा आपका 6 दिन। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये दुधवा जो है यह लखीमपुर खीरी में, ठीक है ना, वहीं पर है। टाइगर रिजर्व का भी ये पार्ट है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बिहार में तेल शोधक कारखाना, तो ये बरौनी में है। बरौनी किस जिला में पड़ता है, तो बेगूसराय में पड़ता है। ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका बरौनी हो जाएगा। चलिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो अवधेश नारायण सिंह हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1% का आधा पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं 1% का आधा, तो 0.005 होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो सबसे पहला कदम जो है रखा था किसने, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ठीक है, चलिए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति अगर पूछा जाए
तो यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? देखिए निर्वात की बात किया जा रहा है, तो देखिए ध्वनि की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में तो कोई माध्यम है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर शून्य हो जाएगा। और सबसे ध्वनि की तेज जो है कहाँ संचरण करता है? ध्वनि सबसे तेज ठोस में, फिर द्रव में, फिर आपका गैस में। ठीक है, चलिए सेबी के वर्तमान अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उस समय पूछा गया था तो माधुरीपुरी बुश थी उस समय, बट अभी वाला मैं आपको बता देता हूँ, तुहिन कांत पांडे हैं। तुहिन कांता पांडे, ठीक है ना, तुहिन कांता पांडे हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा उस समय माधुरीपुरी बुश थी। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है बताएंगे? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ज्योतिबा फुले की है गुलामगिरी, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, और ये लिखी गई है मराठी भाषा में। ठीक है ना, मराठी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जटिन, तो जाट जटिन जो है ये बिहार का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। विशेष करके मिथिला और कोसी क्षेत्र में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और यह मानसून के दौरान चांदनी रातों में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। चलिए उसके पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी दोनों याद रखिएगा। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को। ठीक है, लिटिल बॉय नामक था ये पहला बम, जो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जो है हिरोशिमा पर गिराया था, और फैट मैन नाम से जो था वो नागासाकी पर गिरा था, फैट मैन। चलिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है, अच्छा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किया था। राजधानी हम्पी हुआ करती थी। ठीक है ना, और ये किस नदी के किनारे थी? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है ना, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कौन सी नदी जो है बिहार में नहीं बहती है? तो गंगा बहती है। ठीक है ना, कोसी भी बहती है, सोन भी बहती है, रामगंगा नहीं बहती है। रामगंगा यहाँ पर हो जाएगा, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस या ओजोन परत दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? चलिए बताइएगा किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो फ्रेंड्स ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और 1875 में सर सैयद अहमद खान ने जो है, याद रखिएगा, अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना किया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था। किसको मिला था? तो फ्रेंड्स प्रजापति को, ध्यान रखिएगा, प्रजापति को। चलिए देखिएगा कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है ना, लाल किला का भी निर्माण इसी ने करवाया था, तो याद रखिएगा शाहजहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान, तो थोड़ा सा इस पर जो है विद्वानों का मतभेद है, बट मूल निवास मध्य एशिया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। ठीक है, तो यूरेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है इसमें से? करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो कोशिका रस से भरी हुई रिक्तिकाएं। ठीक है ना, कोशिका रस से भरी हुई रिक्तिकाएं, पौधे में कोशिकाओं की कभी कभी इस तरह से तीक्ष्णता और कठोरता का कारण पूछेगा, तो ये कोशिका रस से भरी हुई रिक्तिकाएं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये आप भी जानते हैं, लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, कल ही वाले प्रीवियस ईयर में मैंने आपको कराया था, और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसका तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में हत्या।
तो यहाँ पर आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कहाँ पर, तो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या हुई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। चलिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको जाना जाता है जमुना के नाम से बांग्लादेश में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और भारत में जो है ये दिहांग नाम से इसको भारत में ये प्रवेश करती है, ठीक है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? देखिए, रंपा विद्रोह जो हुआ था ना, ये हुआ था कब, तो ध्यान रखिएगा, रंपा विद्रोह हुआ था 1922 में, ठीक है ना, 1922 में हुआ था और अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था रंपा विद्रोह, और इसको मन्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसको मन्यम विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, इसको मन्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, मन्यम विद्रोह के नाम से, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताइए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मैंने कई दफ़ा आपको बताया भी है कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है ना, 7.4। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की खोज किया था किसने? तो सोरेनसन ने किया था, ठीक है, सोरेनसन ने किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और सेशल्स के बीच में लामितीय होता है, लामितीय होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि अगला प्रश्न क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, तो ये आपको भी पता है, शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है ना, मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फ्रेंड्स, मैथोनिक एसिड होता है, और इसी को जो है फॉर्मिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी आपको मैथेनोइक एसिड दे देगा, मैथोनोइक एसिड, और इसी को जो है फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध तो रेशम कीट पालन से है, सेरीकल्चर। मछली पालन से अगर पूछा जाता तो क्या होता है? पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो ये गंगा नदी है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि। अब आपको 2025 वाला याद रखना है। 2025 में कौन थे? पहले मैं 2024 का बता देता हूँ। 24 में मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी, 24 में, ठीक है। और 25 में कौन थे? तो 25 वाला याद रखिएगा, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो। ये 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, ठीक है, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। चलिए, ब्लैकफुट किसके कारण होता है? ब्लैकफुट, ब्लैकफुट रोग जो होता है आर्सेनिक के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आर्सेनिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्सेनिक के कारण, आर्सेनिक जब भूजल में जाता है, जो आपका ग्राउंड वाटर है, तो उसको संदूषित करता है और इसी के कारण होता है, ठीक है। नीति आयोग का सीईओ पूछा गया है। नीति आयोग के सीईओ अभी कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम है, वीवीआर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। नीति आयोग की सीईओ हैं। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष है टीकाकरण से संबंधित, ठीक है ना, वैक्सीनेशन से, तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। चलिए, भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र? जैवमंडल नीचे पूछता है, नीलगिरी है, ठीक है ना, नीलगिरी बायो रिजर्व जो है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक इसका विस्तार पाया जाता है। छठी अनुसूची, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए, जो छठा अनुसूची है ना, इसमें आपके 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा
हाँ, अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो देखिए प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। चलिए, भीमराव अंबेडकर को पूछा गया है कि भारत रत्न कब दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर है, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इनको 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इनका जन्म पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो इनका जन्म भी याद रखिएगा, 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1891 में। और अगर तारीख पूछेगा तो 14 अप्रैल के दिन 1891 को इनका जन्म महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में महू में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया, तो ये राजस्थान का है कालबेलिया। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर भी बता दीजिए। साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा।